हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलियर। आपके लिए आज टॉपिक वाइज पॉलिटी स्टार्ट की है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो बाहर के हों, सेंटर के हों, किसी भी चीज़ के कोई भी एग्ज़ाम हो, और चाहे वो पीसीएस लेवल तक के एग्जाम्स क्यों ना हो, एचसीएस के जो भी जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने आपके हर टॉपिक, इसमें पहला जो टॉपिक है इसमें सारे अधिनियम और एक्ट प्रिपेयर हुए हैं। पॉलिटी का इसमें पहला टॉपिक है अधिनियम व एक्ट। इसी तरह हम डेली टॉपिक वाइज सभी प्रिपेयर करेंगे। जितने भी टॉपिक आएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सारी जितनी भी थ्योरी थी क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट की है, वो तो इंक्लूड किया ही है। साथ ही आज तक एक्ट्स और अधिनियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो भी इंक्लूड किए हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान से स्टार्ट करिएगा। जितने क्वेश्चंस हैं उतनी ही थ्योरी भी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, सब कुछ बताया जाएगा। ओके, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पॉलिटी इसमें का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट है क्वेश्चंस की फॉर्म में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सहित। तो मैं आपको टॉपिक पहले ही दिन बताया करूंगी, अगले दिन सभी उस टॉपिक को पढ़ के आया कीजिए, कोशिश कीजिएगा पढ़ के आए, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये अधिनियम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। ओके, और पहला रेगुलेटिंग एक्ट इस तरीके से पास किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ओके, तो याद रखिएगा पहला रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा आया? 1773 का। ये प्लासी की लड़ाई के बाद पहला था। ओके, चलिए। और एक चीज़, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। मैं डेली आपके इतने क्वेश्चंस कवर करा दूंगी, इतना कुछ कवर करा दूंगी कि आपको ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत भी बहुत मुश्किल से ही रहेगी। ओके, तो धीरे धीरे लेकिन ध्यान से हर चीज़ कवर की गई है इसमें, तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पॉलिटी यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला कदम था ये ब्रिटिश सरकार का। तो इसमें क्या क्या हुआ था? एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था गवर्नर को। ओके, और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ओके, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब पूरे वीक में जितने भी क्वेश्चंस आपके हुआ करेंगे, वीक में एक दिन ना आपके टेस्ट के लिए रखा जाएगा कि किसने कितना याद किया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और एक दिन मिक्स क्वेश्चंस के क्विज के लिए रखा जाएगा। तो अपनी तैयारी में आप जुट जाइए अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी कीजिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। ओके, 1774 में की गई थी। ये भी इसी एक्ट के तहत हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एक था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दोहरे प्रशासन का आरंभ किस एक्ट के तहत हुआ? देखिए, इसमें ना मैंने आपकी हर लाइन क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थ्योरी याद नहीं होती। तो आप ये मत सोचिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़रूरत है वहाँ मैं साथ साथ बताऊंगी आपको। दोहरे प्रशासन का आरंभ किस एक्ट के तहत हुआ? तो बताइए, दोहरे प्रशासन का आरंभ किस एक्ट के तहत हुआ? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, इसी के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसमें 2 तरह के नियुक्ति की गई, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लिए थे? व्यापारिक मामलों के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस लिए थे? राजनीतिक मामलों के लिए। ओके, डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो कंट्रोलर, कंट्रोल कौन करते हैं? राजनीति, पॉलिटिक्स। ओके, तो इस तरीके से कंट्रोलर राजनीति के लिए थे और डायरेक्टर्स किसके लिए बचे? व्यापारिक मामलों के लिए। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को किस अधिनियम के तहत छीना गया? अब देखिए, सभी एक्ट और अधिनियम कवर हुए हैं इस वीडियो में। एक्ट और अधिनियम ही है। मैं सोच रही हूँ आपका एक टॉपिक कवर हो, लेकिन वो इतने अच्छे से कवर हो जाए कि अच्छे से तैयारी हो जाए। अगर कोई HCS लेवल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है ना, उसकी भी अच्छे से तैयारी हो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या किया गया? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन सिर्फ चीन के साथ चाय के व्यापार के लिए उसे 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा था। ओके, तो याद रखिएगा 1813 किसके लिए है? एक अधिकार को छीन लेने के लिए। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? अब देखिए, बंगाल के गवर्नर को पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? अब बंगाल से भारत पर आ गए हैं। ओके, तो ये किसके तहत कहा जाने लगा था? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1833 का चार्टर अधिनियम। इसी के तहत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओके, चलिए, और हाँ, इसी समय में ना दास प्रथा का 1843 में दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त किया गया? अब बताइए कब समाप्त किया गया? 1858 में। ओके, अब आपको पता है 1858 का जो अधिनियम था, उसे 1858 का भारत शासन अधिनियम था। उसमें क्या क्या किया गया? एक तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ सौंप दिया गया। आपको पता है ना, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, ब्रिटिश संसद, अब डायरेक्ट गवर्नमेंट थी जो ब्रिटिश सरकार, वो शासन करने लगी थी। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व कंट्रोलर बनाए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, मैंने पीछे आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट एक्सप्लेन किया आपको, तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राज्य सचिव की भी नियुक्ति की गई थी। चलिए, नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? अब बताइए किस अधिनियम के तहत दी गई थी? 1861। ओके, 1861 के अधिनियम के तहत ये दी गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। एक तो इसमें ये काम हुआ था, और जो भारतीय थे उनको भी विधान, जो परिषद थी बनाई गई थी, उसमें शामिल करने की शुरुआत हुई थी। यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत कर दिया गया? मुझे पता है शुरू में आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी टफ लगने वाली हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीकली आपका टेस्ट होगा तो ये लर्न भी हो जाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? 9th का क्या होगा? ऑप्शन इज करेक्ट। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। आपको पता ना, उस समय पे लॉर्ड कैनिंग थे, तो वही पहले वायसराय हुए और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि फिर वो वायसराय बन गए थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया? अब बताइए। अब ये 1857 की क्रांति के बाद की बात चल रही है, आप ऐसे करके याद कर लीजिए। जो 1858 में जो हुआ ना, चेंजेस हुए थे, वो 1857 की क्रांति के बाद हुए, तो आप उनको 1858 से लेके याद कीजिएगा। ओके, उससे पहले सिर्फ कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। भारत के जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बस ये छोटे मोटे चेंजेस हुए थे, लेकिन अब 1858 में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें 1858 के अधिनियम की ही चल रही हैं। जब तक नेक्स्ट नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगी।
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, तीनों को ही लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? इसमें ना मैं आपको फिर बता रही हूँ, सारे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड है जो किसी भी पेपर में पूछे गए हैं, और कंप्लीट थ्योरी है ना जो एक्ट अधिनियम की, सारी मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है जो इम्पोर्टेंट था। तो ध्यान से कीजिएगा हर एक चीज़ को, बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाई है मैंने। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से कर लिया ना, एक्ट और अधिनियम में आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। 1 जनवरी 1884, यानी कि 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ओके, और ये 1873 के अधिनियम के तहत हुआ था। 1858 के बाद आया था 1861 का अधिनियम, और 1861 के बाद आया था 1873 का अधिनियम। ओके, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। आप सन याद रख लीजिएगा इसमें, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 1884 बस। ओके, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? इसका आंसर होगा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। शाही उपाधि अधिनियम भी बोला जाता है इसको। बात महारानी की आ गई तो शाही उपाधि अधिनियम तो बोला ही जाएगा ना। 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? तो ये प्रथम भारतीय सदस्य बने थे 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद के, और ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1909 भारत परिषद अधिनियम था जो उसकी क्या खासियत थी? मार्ले मिंटो सुधार, आपको पता है ना 1909 में ये आए थे। इसमें इन्होंने क्या किया था? पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली थी, और मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव का इंतजाम कर दिया था इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर। ओके, तो मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है जिन्हें, मार्ले मिंटो सुधार। अब 1909 में आए थे। लॉर्ड मार्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो कौन थे? वो भारत के वायसराय थे। ओके, इसलिए इनको दोनों को मार्ले मिंटो बोला जाता है। 1909 तो सबको पता ही होगा। खैर, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये की गई थी द्विसदनात्मक व्यवस्था। पता होगा सभी को द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में। प्रथम राज्य परिषद थी और दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। ओके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। 1909 मेनली सांप्रदायिकता के आधार पर, और ये द्विसदनात्मकता के लिए काफ़ी पॉपुलर है 1919 से। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लियोनस कार्टियस, द्वैध शासन प्रणाली के जनक। ओके, 1919 अधिनियम में आया था ना द्वैध शासन, आप सबको पता ही होगा इस बात का। चलिए, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? अब ये भी 1919 के तहत ही मिला। देखो, एक तो द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई, और एक महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1919 के अधिनियम के तहत ही मिला था। ओके, अब आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था आई, अब लोग वोट डालेंगे तो उसमें महिलाओं को भी अधिकार मिल गया। ओके, और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? अब आपको पता है भारतीय संविधान है जो जब तक पूर्णतः बना नहीं था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत का शासन चलाया गया था, और कुछ अनुच्छेद तो यूं के यूं ना भारतीय संविधान में 1935 के भारतीय जो अधिनियम था ना उसी से कॉपी कर लिए गए थे, हमारे जो मूल संविधान है उसमें। तो इसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। ओके, 321 अनुच्छेद, और अनुसूचियां पूछ ले तो 10 अनुसूचियां थी। ओके, 10 अनुसूचियां। चलिए, 18th क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पूछ रहे हैं कब प्रस्तावित किया गया, मतलब प्रस्ताव कब लाया गया उसमें। तो इसका आंसर होगा
18 का 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तावित किया गया। और ये पारित कब हुआ? तो 18 जुलाई को ये पारित हो गया था। ओके, प्रस्तावित में और पारित में फर्क है। चलिए अभी नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया गया तब तक कि शासन अधिनियम के तहत शासन किया गया। अब ये बात ना मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसने ध्यान से सुना होगा ना इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 1935 का शासन अधिनियम। मैंने बताया था ना, यूं के यूं कुछ अनुच्छेद तो यूं के यूं कॉपी कर लिए गए थे। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को अच्छे से। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों का समावेश करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, चाहे वो पीसीएस में, एसएससी में, एचसीएस में कहीं पूछे गए हो। मैंने एक्ट अधिनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिले ना मैंने सब डाल दिए हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 1892 का जो अधिनियम आया था उसके तहत किया गया था ये। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया था? अब बात प्रांतीय स्वायत्ता की है तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935, जो 1935 का अधिनियम आया था ना उसी में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी। आपको पता है ना, जो द्वैध शासन था उसको, जो राज्यों में द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया था, प्रांतीय स्वायत्ता लागू कर दी गई थी 1935 के अधिनियम में। 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? अब बताइए कब स्वीकार किया गया था? 22वें का आंसर क्या हुआ? 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था। सन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। यानी कि बात ये थी, जो उसकी परिषद थी, उसकी काउंसिल थी, अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं मिल बांट के भी, तो ज़रूरी नहीं है कि जो वायसराय था वो माने हैं उस चीज़ को, वो उस फैसले को रद्द भी कर सकता था। ओके, वो उनकी सिर्फ सलाह लेता था और कार्य अपनी मर्जी से ही करता था। तो ये 1786 के एक्ट के तहत ये अधिकार मिला था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं। फिर बता रही हूँ आप सभी को, हर चीज़ ध्यान से कीजिएगा, जिसको अच्छे से, अगर कोई एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो तो ज़रूर। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? अब मैंने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये किसके अंतर्गत हुई थी? तो इसका आंसर देना अभी। तो इसका आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, इस एक्ट के तहत हुई कब थी? 1784 में। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। ओके, एक बार में क्वेश्चन आपको याद नहीं भी होंगे तो वीडियो को एक बार डबल स्पीड में करके दोबारा से रिवीजन कर लेना। कौन सा कथन सही है? अब इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है? एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व लिया। अब बताइए केवल एक, केवल दो, या ये दोनों? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 26 का आंसर हुआ केवल दो, यानी कि सिर्फ बी पार्ट ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व संभाला था। यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने हटा दिया था। कौन सा कथन सही है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, पीछे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये ठीक है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। अब बताइए ये ठीक है या नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? ये दोनों ही ठीक है। एक तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 में लागू हुई, इसी सन में लागू हुई थी 1860 में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। बताया था ना मैंने, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन सा था? एलिजा इम्पे।
और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात भी मैंने आप सभी को बताई थी। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। ओके, वीकली टेस्ट भी हुआ करेगा आपका इन सभी क्वेश्चंस का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, अब बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, उपरोक्त सभी। 28 का आंसर दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता आ गई थी। ओके, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था वो। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ओके, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध भी था। ओके, चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, अब सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? अब बताइए। अब इतनी देर से आपको 1935 के बारे में बता रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, तो क्या होगा इसका आंसर? 29 का डी, उपरोक्त दोनों। एक तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी, मैंने बताया था ना, द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। और प्रांतीय स्वायत्ता, उस चीज वर्ड को याद रख लीजिए अच्छे से। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, यानी कि वीटो की शक्ति प्राप्त हो गई थी। वीटो पता है ना आपको, निषेधाधिकार होता है, वीटो पावर सुना होगा ना सभी ने। ओके, द्वैध शासन की समाप्ति और गवर्नर को विधायी क्रियाओं में वीटो की प्राप्ति हो गई थी। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा 1935 की, काफ़ी पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे। ब्रिटिश इंडिया के निम्न में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या होगा? 1861। ओके, 1861 का जो अधिनियम था उसमें एक तो अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई थी ना, तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्राधिकार को और बल प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो बताइए कौन सी नहीं थी। अब 1935 ना मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए इसका। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ये गलत है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था राज्यों में, बताया था ना, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, तो ये वाला रोंग है, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है। एक तो द्विसदनीय विधानमंडल था, वो तो था। प्रांतीय स्वायत्ता, ये वर्ड मैं आपको बार बार बता रही हूँ, द्वैध राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतीय स्वायत्ता और एक अखिल भारतीय संघ, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये 4-5 पॉइंट्स तो ना 1935 वाले में रट लीजिए। ओके, और एक बैंक की स्थापना की भी बात हुई थी ना, कोर्ट की स्थापना की भी बात हुई थी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? अब ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कॉमन सेंस है, इसका आंसर दीजिए। 1900, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। ओके, 1909 का जो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव कराने की बात की गई थी ना, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, वो सबसे कम समय तक चला था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1813। अब देखिए भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग भारत का हिस्सा कैसे बना, भारत की भागीदारी कैसे बनी थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें भारत के लिए कुछ व्यवस्थाओं का जो था वो प्रबंध किया गया था, भारत की भागीदारी बड़ी थी विधान परिषद एक्सेट्रा में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? अब बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। मैंने बताया था ना, पहला रेगुलेटिंग एक्ट था ये, 1773 में पहला कदम था ये कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का। इसी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, तो इसी को रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, 1773 वाले को ही याद रखेगा। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब 1773, रट लीजिए इस चीज़ को दिमाग में। पहला एक्ट था ये प्लासी के बक्सर के युद्ध के बाद। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार क्या था? अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, एक तो वो हुए कब थे? 1919 में हुए थे। ओके, जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ही हुए थे ना ये।
जब भारत को आश्वासन भी दिया गया था कि भर्ती हो जाइए, सैनिक दीजिए, उसके बाद हम सुधार लाएंगे तो उन्होंने ये सुधार लाए थे जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ था। तो इसमें क्या था, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था कर दी थी उन्होंने। मैंने बताया था ना, दोहरे शासन की व्यवस्था की थी उन्होंने 1919 में, जो आपको बताया भी था। एक तो इसमें क्या था, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और एक चीज़ और क्या हुई थी इसमें, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ओके, नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। अब आ गए हैं हम कैबिनेट मिशन योजना पे, यानी भारतीय स्वतंत्रता के पास। तो इसमें क्या सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति। ओके, कैबिनेट मिशन को इन्होंने मंजूरी नहीं किया था, तो वहीं पर ये चीज़ समाप्त हो गई थी कि पाकिस्तान और भारत एक ही देश रहेगा। ओके, इसमें क्या ये पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी कैबिनेट मिशन योजना में। क्या क्या सही था, अब ये भी याद कर लीजिए। एक तो प्रांतीय समूहीकरण, ओके, प्रांतों को साथ लाना। एक भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल नियुक्त किया जाए, ये बात भी हुई थी, ठीक है ना, तभी तो संविधान बनना था ना, अंतरिम मंत्रिमंडल नियुक्त करना था। एक संविधान निर्माण का अधिकार मिले, ठीक है, यही चीज़ें थी, प्रांतों को इकट्ठा करें, मंत्रिमंडल नियुक्त हो और संविधान निर्माण का अधिकार मिल जाए मंत्रिमंडल नियुक्त करके। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया। अब अखिल भारतीय महासंघ, मैंने बताया था अखिल भारतीय, बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, अखिल भारतीय महासंघ, स्वायत्त, प्रांतीय स्वायत्ता, ओके, बार बार बोल रही हूँ। तो ये किस में थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में थे, रट लीजिए 1935 को, प्रांतीय स्वायत्ता, अखिल भारतीय महासंघ। ओके, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। अब बताइए किसने स्थापित किया था, केंद्र में, राज्यों में नहीं, केंद्र की बात हो रही है। तो 1935 ने किया था, ठीक है ना। और राज्यों में क्या हुआ था, राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली थी या नहीं थी, अब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ। केंद्र में तो थी द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अकॉर्डिंग, लेकिन राज्यों में थी या नहीं थी, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। अब बात फिर से संघीय प्रणाली की आ गई, प्रांतीय स्वायत्ता की आ गई, अखिल भारत की आ गई, तो कौन सा होगा, ऑब्वियस कौन सा होगा, 39 का, इनमें से कोई नहीं। ओके, ना तो 1909 में ऐसी कोई बात हुई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात हुई थी। 1919 में क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे। 1904 में क्या था, कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं आया था, तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 1935 होगा। ओके, 1935 अधिनियम इसी में हुआ था ना, भारत सरकार अधिनियम, अखिल भारतीय महासंघ की बातें, तो 1935 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। अब बताइए कब निर्मित किया गया था भारत में सचिव का पद। भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद ये निर्मित किया गया था। अब अधिनियम और एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो तो मैंने कवर करा दिए आपके। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, और ये जो टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनानी स्टार्ट की है और क्वेश्चंस बनाने मैंने स्टार्ट किए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि पूरी थ्योरी अच्छे से कंक्लूड करके उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना इतना भी ईजी नहीं है। तो वीडियो आगे की तभी आएंगी टॉपिक वाइज जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। एटलीस्ट अभी 100 व्यू भी नहीं आते हैं। अब इसका कारण हम ये भी मान सकते हैं कि बीच में काफ़ी समय तक वीडियो नहीं डली, तो रीच डाउन चली गई, बच्चों तक नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं, तो वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो वो नहीं देख पा रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप या तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि अगला टॉपिक आए और अगले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की फॉर्म में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएँ। अदरवाइज मुझे फिर अल्टरनेट डेज पे वीडियोस डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्विज़ भी डेली बनता है, उसमें भी मेहनत काफ़ी लगती है। तो या तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, अदरवाइज फिर मैं 2-3 दिन में आपका क्विज़ डाल दिया करूँगी अल्टरनेट डेज पे क्वेश्चंस बढ़ा के। ओके, तो हो सके जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए। अब आप ये देखिए ना कि मैंने पूरी की पूरी थ्योरी आपकी क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट की है, साथ में
आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, कहीं से कैसे भी जो भी है मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, तो आप भी मेहनत का कीजिए। वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था, तो मैंने दे रखा है, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर आप चाहते हैं और वीडियोस आएँ तो अपने फ्रेंड्स को एटलीस्ट, जो पहले डेली आते थे, कहीं आपको मिलते हों किसी भी चैनल पे या कहीं भी, तो एटलीस्ट आप उनको इन्फॉर्म कीजिए ना, उनको लेके आइए ना। अगर फिर से जितने व्यू पहले आते थे उतने ना, आधे भी सही आने लगे ना, तो मैं आपकी टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊँगी और डेली क्विज लेकर आऊँगी। अदरवाइज मुझे अल्टरनेट डेज पे वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है और व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। तो आप भी समझिए इस चीज़ को, और वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है और व्यूज़ कुछ भी नहीं आते। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज फिर आगे क्वेश्चंस लाऊं, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करा दूं क्वेश्चंस की फॉर्म में ही, A to Z टॉपिक आपके, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके, और न्यू स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओके, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो आपके विचार हैं। थैंक यू।